वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको। इसमें हमारा प्रयास है कि जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए टॉपिक्स हैं और जिन टॉपिक्स के पूछे जाने की संभावना है उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए ताकि अगर ऐसा कोई प्रश्न एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको सही कर सकें। और साथ में जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों ही एग्ज़ाम्स में उन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आपको पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं, राइट। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है, दोनों ही भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो आप किसी भी माध्यम के होंगे तो आप इससे बेनिफिट अवश्य ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये जो पेड ग्रुप्स हैं ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसी सभी एग्ज़ाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। साथ में यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी करने के लिए जो पीसीएस, आरओ, एआरओ और बीईओ इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे यहाँ क्रैश कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। और ये जो क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं इनको ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी करके सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं और इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। तो अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र तो आप इसको अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नोबेल प्राइजेस। देखिए, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। मेनली जो हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें अक्सर ही इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिनको अवार्ड दिया जाता है वैसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और कई बार घुमा फिरा के नोबेल प्राइजेस से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम इनको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो वो हम सही से आंसर कर सकें, राइट। तो देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। ये जो अवार्ड्स हैं ये एनुअली दिए जाते हैं और ये एक फंड से दिए जाते हैं जो किसके माध्यम से, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। स्वीडिश इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट थे एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। इन्होंने एक फंड निर्धारित किया था, एक निधि बनाई थी जिससे ये अवार्ड्स जो हैं ये दिए जाने शुरू किए गए थे। ये जो थे एल्फ्रेड नोबेल ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने ही डायनामाइट को इन्वेंट किया था, ठीक है। तो आपने डायनामाइट के इन्वेंशन में जो एल्फ्रेड नोबेल की बात सुनी थी, नाम सुना था, वो यही है जिनके द्वारा ये निधि निर्धारित की गई थी और जो कि प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने 1895 में अपनी विल लिखी थी और इसमें इन्होंने कहा था कि जो भी इनकी संपत्ति है, धन दौलत है, उसको ये सेट असाइड रख देंगे, ही विल सेट इट असाइड, यानी कि अलग कर देंगे और एक निधि का निर्माण करेंगे जिससे कि प्रत्येक वर्ष 5 एनुअल प्राइजेस दिए जाएंगे। देखिए, पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है 5, ठीक है। इन्होंने जो अपनी निधि निर्धारित की थी वो 5 एनुअल प्राइजेस के लिए करी थी। वो कौन कौन से थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। अब मुझे ये बताइए कि वर्तमान समय में कितने नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, यानी कि कितनी फील्ड्स में दिए जाते हैं। तो ज़रा सोचिए कितनी फील्ड्स में दिए जाते हैं। तो ये 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनिशियली शुरू हुए थे 1895 में, जब इन्होंने ड्राफ्ट किया था अपना विल और इन्होंने अपनी निधि को अलग किया था, तो उसमें क्या कहा गया था कि ये अवार्ड किया जाएगा 5 फील्ड्स में। कौन कौन से वो फील्ड्स होंगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। तो जो छठी चीज़ है वो है इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र, जिसका नोबेल बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे।
देखिए, जो नोबेल फाउंडेशन है ये कब स्थापित किया गया था? ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 29 जून 1900 को इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है मैनेज करना फाइनेंसेस को और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, नोबेल प्राइजेस के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। ये नोबेल फाउंडेशन जो 29 जून 1900 को स्थापित हुआ था, इसका मुख्य कार्य है। ठीक है। और नोबेल की जो अल्फ्रेड नोबेल की जो विल थी उसके अकॉर्डिंग्स में इसका प्राइमरी टास्क क्या था फाउंडेशन का, कि ये मैनेज करेगा जो भी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा उनकी संपत्ति छोड़ी गई थी। ठीक है। जो पहला डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था प्राइजेस का वो हुआ था 10 दिसंबर 1901 को, जो 5th एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी थी अल्फ्रेड नोबेल की। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन कौन से वर्ष हुआ था नोबेल प्राइजेस का? 1901 में हुआ था। और आज भी ये 10 दिसंबर को ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है ये कब जुड़ा? तो 1968 में, यानी कि 1968 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक, यानी कि एक स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक थी, इसने इस्टेब्लिश किया था प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस। और ये किसकी मेमोरी में किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल की, जो नोबेल प्राइज़ के फाउंडर थे। ठीक है। इन्होंने अपनी विल में ये स्टेट किया था कि जो 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें से 3 स्वीडिश होंगे और 1 नॉर्वेजियन होगा, ये इन प्राइजेस को देंगे। ठीक है। तो इनकी विल में ही ये बात मेंशन थी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम से जो होगी, ये कन्फेयर करेगी प्राइजेस कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन सी जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस है स्टॉकहोम की, ये कौन कौन से फील्ड्स में प्राइज़ देती है? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में प्राइज़ इसके द्वारा दिया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है, ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है ये मेडिसिन में देगा। और स्वीडिश एकेडमी जो है ये कन्फेयर करेगी प्राइज़ लिटरेचर में। उसके बाद जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है जो ओस्लो में बेस्ड है, ये किसके लिए प्राइज़ देगी? पीस के क्षेत्र में प्राइज़ देगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पीस के संदर्भ में कौन सी जो इंस्टीट्यूट है या कौन सा देश है वो प्राइज़ देता है। ठीक है। तो नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है ओस्लो में जो बेस्ड है वो पीस का अवार्ड देती है। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। जो ये प्राइजेस हैं ये किसको दिए जाते हैं? दीज आर गिवन ओनली टू इंडिविजुअल्स। लेकिन जो पीस प्राइज़ है वो एक एक्सेप्शन है, और ये किसको दिया जा सकता है? इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है। अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करें, जो भी आपने नोबेल प्राइजेस आज तक पढ़े होंगे उसमें आपको इंडिविजुअल्स के ही नाम याद आएंगे, लेकिन जब पीस का जो नोबेल है वो हम ध्यान देंगे तो वो हमने कई बार इंस्टीट्यूशंस के नाम भी उसमें सुने हैं। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि जो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, क्या एक नोबेल कितने लोगों को दिया जा सकता है? 1, 2, 3, 5, 10, एक प्राइज़ कितने लोगों को दिया जा सकता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी अभी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं। कहा गया है एक जो इंडिविजुअल है ही मे नॉट बी नॉमिनेटेड पोस्टमसली, मतलब मृत्यु के उपरांत कोई भी व्यक्ति को नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि अवार्ड लेने से पहले उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है। तो ऐसे में उसको अवार्ड दे दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नोबेल प्राइज़ है ये एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, 2 व्यक्ति को दिया जा सकता है, या तो मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को। अर्थात ऐसा नहीं है कि हम 10 लोगों को एक नोबेल प्राइज़ दे दें। तभी अब आप फिर से थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम नोबेल प्राइज़ के जो अवॉर्डीज़ होते हैं उनको याद करते हैं तो मैक्सिमम कितने लोग शेयर करते हैं? 3 लोग। ठीक है। 3 लोग ही शेयर करते हैं मैक्सिमम। उसके बाद जो सेरेमोनियल प्रेजेंटेशंस होती हैं अवार्ड्स की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स की, ये कहाँ पर होती हैं? स्टॉकहोम में। लेकिन जो पीस के लिए जो सेरेमोनियल प्रेजेंटेशन है ये कहाँ पर होंगी? ये ओस्लो में होती हैं 10 दिसंबर को।
ठीक है, तो पीस वाला जो है वो नॉर्वे के ओस्लो में होता है और उसी के द्वारा ये दिया भी जाता है। देन उसके बाद 5 इंडिविजुअल्स और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक बार नोबेल प्राइज़ को जीता है। कितने? 5 इंडिविजुअल्स और 2 ऑर्गेनाइजेशंस। तो एक से अधिक नोबेल प्राइज़ कितने लोगों ने जीता है? 5 इंडिविजुअल्स ने जीता है और 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने जीता है। उसके बाद मलाला यूसुफजई जो है ये यंगेस्ट पर्सन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितनी आयु में मिला था इनको? 17 वर्ष की आयु में मिला था, तभी ये यंगेस्ट नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और इन्होंने ये जीता कब था? इन्होंने ये जीता था 2014 में पीस के क्षेत्र में। नोबेल पीस प्राइज़ जीता था 2014 में, तब ये सिर्फ 17 वर्ष की थी। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है? वो है जॉन बी गुडइनफ। ठीक है, जॉन बी गुडइनफ, ऐसे लर्न कर सकते हैं कि इतने वो ही वॉज गुड इनफ टू विन अ नोबेल प्राइज़ इवन एट द एज ऑफ 1907। कि मतलब इतने अच्छे थे वो, गुड इनफ से मतलब आप रिलेट कर सकते हैं और ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि इनको 97 वर्ष की आयु में नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था 2019 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, याद रखिएगा। देन अब हम कुछ और ऐसे ही जो पॉइंट्स हैं देख लेते हैं। कभी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नोबेल प्राइज़ से बस अवॉर्डीज़ ही पूछे जाएंगे कि किसको किसको अवार्ड मिला है, लेकिन कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, राइट? तो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स और। तो एक से अधिक बिना साझा किए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति लिनस पॉलिंग हैं, जिन्होंने 2 बार पुरस्कार प्राप्त किया और उन्हें रसायन विज्ञान में 1954 में मिला और शांति पुरस्कार उनको 1962 में मिला था। ठीक है, तो लाइनस पॉलिंग का नाम याद रखिएगा, इन्होंने 2 बार पुरस्कार जीता है। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अनशेयर्ड पुरस्कार जीता है एक से अधिक बार। ठीक है, उसके बाद लॉरेट्स हु हैव रिसीव्ड मल्टीपल नोबेल प्राइजेस, यानी कि एक से अधिक नोबेल पुरस्कार किसने किसने जीता है? तो आपने मैरी क्यूरी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो जो मैरी क्यूरी हैं इन्होंने 2 बार जीता है, एक बार फिजिक्स में जीता है और एक बार केमिस्ट्री में जीता है। ठीक है, फिजिक्स में जीता था 1903 में और केमिस्ट्री में जीता था 1911 में। उसके बाद और देख लेते हैं, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, यानी कि रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय जो समिति है इसने 3 बार जीता है शांति का पुरस्कार। कौन कौन से वर्षों में जीता है? 1917, 1944 और 1963। तो फिलहाल हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इसने 3 बार पीस पुरस्कार जीता है। उसके बाद ये जो लिनस पॉलिंग है इनको हमने ऑलरेडी देख लिया। इन्होंने भी 2 बार पुरस्कार जीता है, एक बार केमिस्ट्री में 1954 में और एक बार पीस प्राइज़ जीता है 1962 में। उसके बाद जॉन बार्डीन जो है इन्होंने 2 बार जीता है नोबेल पुरस्कार फिज़िक्स में 1956 और 1972 में। देखिए ईयर्स आपको नहीं लर्न करने हैं, आप एक बार बस नाम देख लीजिएगा कि अगर आपके सामने MCQ के फॉर्म में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको टिक कर सकें। ठीक है, क्योंकि कई बार जब नाम हमारे सुने हुए होते हैं या देखे हुए होते हैं तो हमें MCQs में जब कुछ काटने होते हैं, कुछ आंसर्स को आंसर में आना होता है, बेसिकली कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर, ये जो फ्रेडरिक सेंगर हैं, देखिए जो फ्रेडरिक सेंगर हैं इन्होंने भी 2 बार जीता है केमिस्ट्री में नोबेल 1958 और 1980 में। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ जो है इसने भी रिसीव किया है इस प्राइज़ को 2 बार। पीस के लिए हमें पता है केवल पीस ही नोबेल प्राइजेस में वो क्षेत्र है जो इंस्टीट्यूशंस को दिया जा सकता है, अदरवाइज जो बाकी नोबेल प्राइजेस हैं वो किसको दिए जाएंगे? इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो ये कब दिया गया है 2 बार? 1954 और 81 में। कार्ल बेरी शार्पलेस,
इन्होंने रिसीव किया है 2 बार केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार, 2001 में और 2022 में। ठीक है, जैसे इनको अभी 2022 में मिला है तो ये रीसेंट है, तो इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि इनको पिछली बार कब मिला था या किस क्षेत्र में मिला था, या इनसे संबंधित कोई स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए। उसके बाद कौन से वो हैं, देखिए, तो कुछ ऐसे नोबेल लॉरेट्स जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, तो उनके नाम भी देख लेते हैं। एक बार बस देख लीजिए इनके नाम। एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर में 1931 में। डैग हैमरस्कोल्ड, इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 1961 में। और रैल्फ एम स्टीनमैन, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2011 में। ठीक है, उसके बाद कुछ मैरिड कपल्स हैं जिनको प्राइज़ दिया गया है नोबेल प्राइज़, तो इनको एक बार देख लीजिए। मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी को दिया गया था अलॉन्ग विद हेनरी बेक्यूरेल, यानी कि 3 लोगों को दिया गया था नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में 1903 में। ठीक है, उसके बाद इरीन जोलियट क्यूरी और फ्रेडरिक जोलियट ने रिसीव किया था नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में 1935 में। उसके बाद गर्टी कोरी और कार्ल कोरी ने रिसीव किया था, जो हस्बैंड वाइफ थे, मेडिसिन में रिसीव किया था 1947 में। राइट, तो यहाँ पर बस थोड़े से नाम देख लीजिएगा। और कुछ और नाम है, जैसे कि गुन्नार मिर्डल जो है, इन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंसेस में। और एल्वा मिर्डल ने रिसीव किया था नोबेल पीस प्राइज़ 1982 में। ठीक है, और उसके बाद मेब्रिट मोजर और एडवर्ड मोजर, इन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता था, सॉरी पीस नहीं जीता था, नोबेल प्राइज़ जीता था मेडिसिन में 2014 में। ठीक है, और एस्थर डफलो और अभिजीत बैनर्जी माइकल क्रेमर के साथ इन्होंने इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल जीता था। ठीक है, तो अभिजीत बैनर्जी इंडियन ओरिजिन के थे, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स में जीता था। और तीसरे इनके साथ कौन थे, माइकल क्रेमर। राइट, उसके बाद अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इंडियंस जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ के विनर थे वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इनको किस में मिला था, साहित्य यानी कि लिटरेचर में इन्होंने ये जीता था। और कौन से वर्ष में जीता था, 1913 में। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इजी प्रश्न है, आपको पता नहीं है तो इसको अभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी भी एग्ज़ाम में दोबारा पूछा जा सकता है। उसके बाद कौन इंडियन थे जिनको मिला था, उसके बाद सीवी रमन को मिला था, फिजिक्स में मिला था 1930 में। उसके बाद हरगोबिंद खुराना, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार 1968 में। उसके बाद हम देखते हैं मदर टेरेसा को, 1979 में मिला था पीस के लिए। देन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था फिजिक्स में 1983 में। और अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में इकोनॉमिक साइंसेस में। ठीक है, तो ये थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं और इनके थोड़े से अगर आपको ईयर्स पता होंगे तो ये सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद वेंकट रमन रामाकृष्णन को 2009 में मिला था नोबेल पुरस्कार, कौन से क्षेत्र में, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था पीस के क्षेत्र में। अभिजीत बैनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक साइंसेस के लिए ये दिया गया था। ठीक है, और ये कौन थे, ये भारतीय मूल के थे लेकिन ये भारतीय नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, कहा गया है 11 इंडियंस हैं जिनको अभी तक अवार्ड दिया जा चुका है, नोबेल पुरस्कार जो जीत चुके हैं। देखिए हमने ऊपर 9 पढ़े हैं तो घबराइएगा मत, 2 अभी मैं आपको और बता दूंगी। तो ये जो 11 इंडियंस हैं इनमें से 4 जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स रहे हैं, और जो 7 लोग हैं इनकी एंसेस्ट्री या जो रेजिडेंसी है वो भारत में निवास किए हैं या उनके एंसेस्टर्स भारतीय रहे हैं। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये पहले भारतीय सिटीजन थे जिनको ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था।
साथ में ये पहले एशियन भी थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ना केवल भारतीय बल्कि पहले ये एशियाई व्यक्ति भी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से वर्ष में मिला था? 1913 में मिला था। और किस फील्ड में मिला था? लिटरेचर की फील्ड में मिला था। ठीक है, उसके बाद मदर टेरेसा एकमात्र महिला है पूरे 11 लोगों की लिस्ट में, जो इंडियंस रहे हैं उनमें मदर टेरेसा एकमात्र महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके बाद जो 2 नोबेल लॉरेट्स रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर और सीवी रमन, ये किसके सिटीजन्स थे? ये ब्रिटिश इंडिया के सिटीजन्स थे। ठीक है, और उसी समय पर इनको ये अवार्ड दिए गए थे। ठीक है, तो सिंपल पॉइंट है लेकिन ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, राइट। उसके बाद 2 ऐसे लोग रहे हैं जो फॉरेन ओरिजिन के हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो देखिए 9 की लिस्ट थी हमारी, अब ये 11 कंप्लीट हो जाएंगे। कौन कौन रहे हैं? रोनाल्ड रॉस और जेके किपलिंग। ठीक है, ये दोनों लोग विदेशी मूल के रहे हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, और ये लेकिन भारत में रहते थे। उसके बाद 3 लॉरेट्स जो सिटीजन्स रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, वो कौन कौन है? मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ये तीनों लोग इंडिया के सिटीजन्स रहे हैं। उसके बाद जो 4 लोग हैं जो इंडियन बाय बर्थ रहे हैं, उनमें कौन कौन आते हैं? हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरमन रामाकृष्णन और अभिजीत बैनर्जी। ये लोग इंडियंस बाय बर्थ हैं, इनका जन्म भारत में हुआ है, जन्म से भारतीय थे, लेकिन इनकी नागरिकता भारतीय नहीं है। ठीक है, तो ये 3 लोग ऐसे थे जो सिटीजन्स रहे हैं, लेकिन ये 4 लोग ऐसे हैं जो सिटीजन्स नहीं है, केवल इनका जन्म ही भारत में हुआ है। उसके बाद अब हम देखेंगे, देखिए करंट अफेयर का भी टॉपिक हो जाएगा और साथ में इन्हीं टॉपिक का हमारा आगे कंटिन्यूएशन हो जाएगा कि नोबेल प्राइजेस 2022 के किन किन व्यक्तियों ने जीते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लर्न करना पड़ेगा आपको। और साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग जो हैं जिन्होंने ये अवार्ड्स जीते हैं वो किस देश के हैं, किस देश को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, सिर्फ नाम लर्न करना सफिशिएंट नहीं होगा, उनकी कंट्री भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो उन्होंने कार्य किया है जिसके लिए उनको मिला है उसको भी हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा नोबेल पुरस्कार है वो हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन का। ठीक है, तो जो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है वो दिया गया है स्वांते पाबो को। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि साथ में अगर आप एक बार बोलेंगे तो शायद आपको ये लर्न हो जाए। ठीक है, और ये कौन से देश के हैं? ये है स्वीडन के, अर्थात स्वीडिश जेनेटिस्ट हैं, यानी कि अनुवांशिकी विद हैं ये। ठीक है, इनको ये पुरस्कार मिला है। इनको क्यों मिला है? फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिड्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी कि जो विलुप्त होमिनिड्स और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। देखिए जो इनकी डिस्कवरीज हैं उनको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो थोड़ा सा इनको देख लीजिए कि एक्सटिंक्ट होमिनिड्स और ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड जीनोम के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया है, तो उसी के लिए इनको ये प्राइज़ मिला है, राइट। उसके बाद फिजिक्स के क्षेत्र में यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो वो कौन कौन से लोग हैं ये देख लेते हैं। आपको पता है कि एक पुरस्कार मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को। तो फिजिक्स के क्षेत्र में ये 3 लोगों को दिया गया है। एलन आस्पेक्ट जो कि फ्रांस के हैं, जॉन क्लॉजर जो यूएसए के हैं, एंटन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, तो अब आपको जैसे लर्न करने हैं इनके नाम, तो पूरे नाम मत लर्न करिए क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ टिक करना है। ठीक है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं एलन, जॉन, एंटन। ठीक है, केवल फर्स्ट नेम या केवल जो सेकेंड पार्ट है नाम का वैसे लर्न कर लीजिए। पूरे नाम लर्न करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो अगर आप 2-3 बार बोलेंगे एलन, जॉन, एंटन, फिजिक्स, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लर्न हो जाएगा। तो एलन जो है वो फ्रांस के हैं, अब ये भी आपको लर्न ही करना पड़ेगा। एलन फ्रांस के हैं, जॉन जो है ये यूएस के हैं और एंटन ऑस्ट्रिया। ठीक है,
क्योंकि कंट्रीज़ भी पूछी गई हैं, इसीलिए ये भी हमको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बाद इन लोगों को मिला क्यों है? फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटैंगल्ड फोटॉन्स इट हैज़ लेड द फाउंडेशन फॉर अ न्यू एरा ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। यानी कि उलझे फोटोनों के साथ प्रयोग के लिए मिला है इनको, और इन्होंने क्वांटम प्रौद्योगिकी के एक नए युग की नींव रखी है। ठीक है, तो एंटैंगल्ड फोटॉन्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऐसे दो वर्ड्स इनको थोड़ा याद करिएगा कि इसके क्षेत्र में इससे संबंधित फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री का कितने लोगों को मिला है? ये फिर से 3 लोगों को मिला है। कौन कौन से हैं वो 3 लोग? सबसे पहले बेरी शार्पलेस यूएसए के, उसके बाद मॉर्टेन मेल्डल जो है ये डेनमार्क के, और कैरोलिन बर्टोजी यूएसए की। इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप कुछ लर्न कर सकते हैं, बैरी, मॉर्टेन, कैरोलिन। ठीक है, बीएमसी करके लर्न कर सकते हैं। केमिस्ट्री का जो पुरस्कार है ये बीएमसी को मिला है, बैरी, मॉर्टेन और कैरोलिन को। जो बैरी हैं वो यूएसए के हैं, मॉर्टेन जो है ये डेनमार्क के हैं, और जो कैरोलिन है ये फिर से यूएसए की है। ठीक है, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद किस लिए मिला है ये देख लेते हैं। लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस। बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस आर नाउ contributing to more targeted cancer treatments among other applications। अर्थात इन लोगों ने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल जो रिएक्शंस हैं इनकी नींव रखी है, और कई अन्य जो अनुप्रयोगों के बीच बायो ऑर्थोगोनल प्रतिक्रियाएं अब अधिक लक्षित कैंसर उपचार में योगदान दे रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको, इसके बारे में आपको समझने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। बस एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये जहाँ पर ऐसे टर्म्स आएंगे वो उसी के लिए केमिस्ट्री में पुरस्कार दिया गया है। फिर लिटरेचर की बात करें तो एनी अर्नॉक्स को दिया गया है। किसको दिया गया है? एनी अर्नॉक्स को दिया गया है, और ये कौन से देश की है? ये है फ्रांस की। ठीक है, ये फ्रांस की लेखिका है। उसके बाद देखते हैं पीस। देखिए, पीस का एकमात्र ऐसा प्राइज है जो कि किस में दिया जाता है? इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है और इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जा सकता है। अब देख लेते हैं, तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है एलिस बियालित्स्की और मेमोरियल को, और उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो ये एक व्यक्ति को मिला है और इसमें 2 संस्थाएं हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति हैं ये ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं बेलारूस के, एलिस बियालित्स्की बेलारूस के ह्यूमन राइट्स के एडवोकेट हैं। और उसके बाद मेमोरियल जो है ये एक रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, उसको मिला है। उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ठीक है, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता केंद्र जो है उसको मिला है। और ये क्या है? ये यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, उसी बीच ये 2 संस्थान जो हैं, एक रशिया का है और एक यूक्रेन का है, उनको अवार्ड दिया गया है। तो इनके नाम याद रखिएगा और आगे देखते हैं। तो इन लोगों को दिया क्यों गया है? इन लोगों को इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और अब्यूज़ ऑफ पावर को, यानी कि युद्ध अपराधों, मानवाधिकार के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का इन्होंने एक तरह से विरोध किया है। ठीक है, और इन्होंने शांति और लोकतंत्र के लिए नागरिक समाज के महत्व को भी प्रदर्शित किया है। अर्थात मिलकर इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट किया है सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिविल सोसाइटी जो कि पीस और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, तो आपको पता है जो ये नोबेल प्राइजेस हैं ये बेसिकली वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इसमें निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो भी प्राइजेस दिए गए हैं, ये जो मेमोरियल है ये रशियन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये जो रशिया की पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट है, तभी इसको दिया गया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो रशिया का है, और यूक्रेन की जो सिविल लिबर्टीज़ है तो यूक्रेन के तो वेस्टर्न कंट्रीज़ साथ ही सहयोगी है ही हैं, तो इसीलिए इसको दिया गया है। राइट, तो ये दोनों के पीस के अवार्ड्स तो आई थिंक आप लोग लर्न कर सकते हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर से आप अवगत होंगे। उसके बाद
उसके बाद इकोनॉमिक साइंसेस आती हैं। इकोनॉमिक साइंसेस ये किसको किसको दिया गया है? बेन बर्नांक, डॉगलस डायमंड और फिलिप टिपविक। तो ये तीनों ही लोग यूएसए के हैं, तो हमें इतना लर्न नहीं करना है इसमें। जो इकोनॉमिक के साइंसेस के प्राइजेस हैं वो तीनों ही यूएसए के लोगों को दिए गए हैं। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, बेन, डॉगलस, फिलिप या फिर बेन, डायमंड, फिलिप। ठीक है, तीनों लोगों के नाम आपको ऐसे याद रहेंगे। और इनको क्यों दिया गया है? इन्होंने अर्थव्यवस्था में बैंकों की जो भूमिका है, विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान इसके महत्व को उजागर किया है, इसलिए इन लोगों को ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस में जो बैंक्स का रोल है उसको इन्होंने उजागर किया है। तो ये सारे लर्न करने पड़ेंगे आपको, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। ठीक है, देखिए हमने देखा 2019 में अभिजीत बैनर्जी को मिला था इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़, और इन्हीं के साथ इनकी वाइफ को भी मिला था और माइकल क्रेमर को भी मिला था। तो इनकी जो वाइफ है वो है एस्थर डफलो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है अब देख लेते हैं। द 2019 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज गिवन टू अ वुमन फॉर द सेकेंड टाइम। नेम द फर्स्ट वुमन हु वॉज अर्लियर अवॉर्डेड दिस प्राइज। अर्थशास्त्र के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार एक महिला को दिया गया। पहली महिला जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह कौन थी? देखिए, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जिन महिला को दिया गया है वो है एस्थर डफलो, और ये वाइफ थी अभिजीत बैनर्जी की। लेकिन ये कहा गया है कि ये दूसरी महिला है जिनको प्राइज़ दिया गया है। हमसे क्वेश्चन में पहली महिला का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को घुमा देते हैं। जो आपको पता है आप जल्दी से सोचेंगे कि इकोनॉमिक्स का प्राइस पूछा गया है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है एस्थर डफलो, इसको टिक कर दो, लेकिन वो गलत है। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़िए। तो फर्स्ट वुमेन जो थी वो एस्थर डफलो नहीं थी, ये सेकेंड थी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एलेनर ऑस्ट्रम। ठीक है, ऑप्शन डी, ये पहली महिला थी जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, कई बार इसका रिपीटिशन देखा गया है और काफ़ी आसान सा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। आइंस्टीन, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब ये पूछा गया है कि इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनकी कौन सी थ्योरी के लिए दिया गया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। अर्थात सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, विशिष्ट हीट का सिद्धांत या ब्राउनियन गति का सिद्धांत। तो इसमें हमको बताना है किस लिए इनको दिया गया था। तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो दिया गया था इनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ठीक है, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो इसको एकदम ध्यान रखिएगा। ये हमेशा आपका सही होना चाहिए, जितने बार भी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है या पूछा जा सकता है तो हमेशा इसको आपको सही करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, ये लास्ट ईयर पूछा गया था, ये 2020 का पुरस्कार है और पूछा गया है नोबेल पीस प्राइज़ जो है 2020 का, ये किसको, कौन से ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। तो ऐसा भी संभावना है कि पिछली बार का पूछ लें आपसे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो नोबेल पीस प्राइज़ 2020 का कौन से ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व बैंक। किसको दिया गया था ये पुरस्कार? ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं यहाँ पर सम्मिलित किया है जो डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो कई बार कंट्रीज़ भी पूछी गई है क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जिन जिन विनर्स की कंट्रीज़ का नाम क्या क्या है, जो भी विनर्स हैं, और नोबेल प्राइज़ से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है।
मेरा प्रयास है कि इससे संबंधित यदि कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका बिल्कुल सही हो। और अगर आपको कोई डाउट और क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये सीरीज़ आप फॉलो कर रहे होंगे और डेफिनेटली आप इससे बहुत कुछ गेन करेंगे। हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।